हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे काव्य हेतु पर। इससे पहले हमने काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पर बातचीत कर लिया है। काव्य लक्षण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना मत व्यक्त किया, जिसमें कि संस्कृत के काव्यशास्त्री, हिंदी के विद्वान और पाश्चात्य विद्वान तीनों के मतों को हमने देखा और समझा कि काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जिसमें कि हमने देखा प्रमुख रूप से शब्द और अर्थ के अलावा रस, अलंकार, गुण, वक्रोक्ति, इन सबको काव्य का प्राण तत्व माना गया था। ठीक है, सारे आलोचकों ने अलग अलग ढंग से इस पर विचार किया। हिंदी के विद्वानों की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जन समूह के हृदय का विकास है, तो किसी ने कहा कि ये ज्ञान राशि का संचित कोश है, तो किसी ने कहा कि ये मनुष्य के अंदर जो भी अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है काव्य लक्षण। फिर काव्य प्रयोजन पर हमने चर्चा किया, तो ये हुआ कि काव्य लिखने का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि ये पुरुषार्थ के लिए लिखा गया, किसी आलोचक ने कहा कि ये लोकोपदेश के लिए लिखा गया, किसी ने कहा कि कीर्ति और प्रीति को ध्यान में रखकर लिखा गया। काव्य प्रयोजन का उद्देश्य कीर्ति और प्रीति है। मम्मट ने सबसे बेहतरीन परिभाषा दी, जो कि 6 भागों में विभक्त है। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कितने तत्वों की बात की थी, तो उसमें उन्होंने यश के लिए कहा, अर्थ के लिए कहा, कल्याण के लिए कहा, और पत्नी के समक्ष दिए गए उपदेश को उन्होंने काव्य प्रयोजन के रूप में देखा। ठीक है, इसके बाद हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 शब्द है, एक काव्य है और दूसरा क्या है, हेतु। हेतु का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या है, कारण। यानी कि अगर कोई भी कवि कविता लिख रहा है तो उसका कोई न कोई हेतु है, कोई न कोई संस्कृत में काव्य की बात होती है तो उसमें कविता भी आती है और साहित्य भी आता है। अगर हिंदी के बारे में मैं बात करूं तो कविता अलग हो जाती है और जो अन्य गद्य विधाएँ हैं वो सब अलग हो जाती हैं, लेकिन संस्कृत में संपूर्ण रचना को ही काव्य के रूप में देखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई साहित्य लिख रहा है या फिर कविता लिख रहा है तो कोई न कोई उसका कारण होता है, या तो उसके अंदर वो जन्मजात प्रतिभा होती है, या फिर वो लोक व्यवहार को देखकर करता है, या फिर अभ्यास करता है। इन्हीं तीनों पर आगे चलकर चर्चा हुई है, जिस पर कि हम विस्तार से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने कि किसी एक हेतु को ही प्रमुखता से प्रमुख रूप से माना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारण, यानी कि काव्य के सृजन के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है। क्या जितने भी जनसाधारण मनुष्य हैं सारे साहित्यकार हैं या सारे कवि हैं, क्या सब जो भी पढ़ाई लिखाई करता है सब लोग साहित्य में पारंगत होते हैं या फिर कविता में पारंगत होते हैं। आप देखते हैं कि कई लोग लगता है कि इनको जन्मजात ये प्रतिभा मिली हुई है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, तो उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, तो काव्य हेतु को क्या है, कितने प्रकार का है और किन किन आचार्यों ने क्या किसको प्रमुखता से माना है। बाबू गुलाब राय ने विचार करते हुए लिखा कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की रचना में सहायक होते हैं। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य कि संस्कृत काव्य शास्त्र में कुल 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रसों की संख्या 8 है, काव्य गुणों की संख्या किसी ने 10 माना, किसी ने 3 माना है, किसी ने 20 माना है, किसी ने 24 माना है। ये जो भी संख्याएं मैंने बोला है ये किसी न किसी आचार्य ने माना है, और जब भी आप काव्य गुण से संबंधित मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन काव्य हेतु पर जब चर्चा हम करते हैं तो मुख्य रूप से 3 काव्य हेतुओं पर विचार किया गया है, जिसमें पहला जो काव्य हेतु है वो प्रतिभा है, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। मतलब कोई भी मनुष्य या तो जन्मजात प्रतिभा की वजह से कोई सृजनात्मक काम करता है, या फिर लोक व्यवहार से उत्पन्न ज्ञान के आधार पर कोई सृजनात्मक करता है, या बहुत मेहनती होगा। ठीक है, या बहुत मेहनती होगा तो वो प्रतिभा से कोई काम करेगा। यही 3 चीज़ें हैं। ये केवल देखिए काव्य हेतु के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आप आम जीवन में जो सामान्य जनजीवन चल रहा है, जो सामान्य मनुष्य हैं, उसमें भी ये दिखाई देता है। आप देख रहे हैं कि किसी में
जन्मजात प्रतिभा होती है, बहुत अच्छा गाना गाता है लेकिन उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और देखेंगे कई लोग जन्मजात बहुत अच्छे एक्टर होते हैं लेकिन उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लेकिन कई जगह अभ्यास के माध्यम से कई लोगों को एक्टर बनाया जाता है। आप बॉलीवुड में देख लिए होंगे, आप जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपने देखा होगा कि किसी में एक्टिंग नहीं रहती है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अभ्यास के माध्यम से उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन कई लोगों में प्रतिभा रहती है लेकिन उस हिसाब से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर प्रतिभा है, सर हैं डब्बू अंकल का नाम आपने सुना होगा, जो कि 32 वर्षों से गोविंदा के गानों पर डांस किया करते थे और उनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और ये धन्य मनाइए सोशल मीडिया का कि वायरल हुआ और तमाम उनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने की कोशिश करने लगे, उनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया और आज उनको सारे लोग जानते हैं। यानी कि जो प्रतिभा है भले लेट आए लेकिन छुप नहीं सकती है, ऐसा डब्बू अंकल से मुझे हम लोगों को सीख मिलती है। इसी तरीके से रानू मंडल और तमाम तरीके के अभी बचपन का प्यार इस तरीके से आया है, बच्चे को काफ़ी टैलेंटेड माना जा रहा है। तो क्या ये प्रतिभा है? यही बस सब जितना मैंने उदाहरण दिया ये समझाने के लिए। व्युत्पत्ति क्या है कि लोक जीवन से जो हमें ज्ञान मिलता है उसके बाद हम जो अपना सृजनात्मक काम करते हैं वो व्युत्पत्ति यहाँ से संबंधित है। और अभ्यास कि आपके अंदर वो न जन्मजात है न लोक व्यवहार से मिल रही है, बाकी आप अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते करते आप अपना मतलब जगह बना लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं अभ्यास का, तो आप देखेंगे टीचिंग लाइन में ही कि शुरू शुरू में चीज़ें कई लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं जिनके अंदर प्रतिभा रहती है या व्युत्पत्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अभ्यास से, जैसा कि कबीरदास ने कहा था कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, ये भी किसके अंतर्गत है? हेतु के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो अभ्यास के माध्यम से भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस इसीलिए कराया जाता है कि ठीक है, कई लोगों को एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कई लोगों को सुना था, ये जो प्रश्न का उत्तर था मैंने कहीं सुना था, कहीं सुना था। और कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने इतना अभ्यास किया लेकिन मेरा सवाल गलत हो गया है, जवाब गलत हो गया। तो लेकिन अभ्यास का क्या है कि एक बार अगर आप चीज़ों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अगली बार वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो एक तरीके से इन तीनों जो काव्य हेतु हैं इनमें काफ़ी टक्कर है, विवाद है, किसको माना जाए। ठीक है, लेकिन जो काव्य शास्त्री हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने किसको किसको माना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं कि कुछ आचार्य हैं जिन्होंने कि जिन जिन काव्य हेतुओं को जरूरी माना है उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भामह का कहना था कि प्रतिभा ही मेन काव्य हेतु है, तो याद रखिए कि भामह ने कहा प्रतिभा को, दंडी ने कहा कि प्रतिभा भी जरूरी है, शास्त्र ज्ञान भी जरूरी है और अभ्यास। दंडी ने तो तीनों को मान लिया है। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस आचार्य ने केवल प्रतिभा को माना है, तो आप बताएं कि भामह। किसने तीनों को माना है? तो दंडी। रुद्रट और कुंतक, इन दोनों का तो विचार एक ही टाइप का है। इन्होंने कहा कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन्होंने कहा कि तीनों भाई तीनों जरूरी है। कोई एक इसमें से अगर कम रह रहा है तो भी काव्य हेतु कंप्लीट नहीं होगा। केवल जरूरी नहीं है कि प्रतिभा ही रहे तो सारी चीज़ें होंगी, बल्कि देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, इन्होंने प्रतिभा की जगह शक्ति का प्रयोग किया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे के जो आचार्य हैं उन्होंने कहा कि लोक व्यवहार और विद्या प्रकीर्ण, ये वामन थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिए हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण, इनको काव्य हेतु के अंतर्गत किसने रखा है? तो वामन। वामन देखते हैं कि हमेशा लीक से हट कर काम, सारे लोगों ने 10 माना लेकिन इन्होंने कहा कि 20 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं काव्य हेतु में भी ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सोच रहे हैं। जयदेव आगे के काव्य शास्त्री हैं, उनका कहना था कि मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास सहायक है। इन्होंने कहा, देखिए ये दो तरीके की बातें कर रहे हैं कि प्रतिभा ही मेन है लेकिन व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है ये इसके क्या है? सहायक गुण हैं। हालांकि भामा ने एकदम जोर लगा के कहा कि प्रतिभा ही मेन है, लेकिन जयदेव उतना खुलकर नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान में रखें। ठीक है, मम्मट
मम्मट आगे जो कि मम्मट काव्य प्रयोजन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने काव्य प्रयोजन के 6 उद्देश्य बताए थे, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि तीनों जरूरी है। इन्होंने प्रतिभा को कहा शक्ति, व्युत्पत्ति को निपुणता कहा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कई बार कामों में निपुण होता है तो उस वो भी एक तरीके से प्रतिभाशाली व्यक्ति से कम नहीं उसको आंका जाता है, और अभ्यास तो है ही। तो इन तीनों को, शक्ति को, निपुणता को और अभ्यास, तीनों को उन्होंने माना कि काव्य हेतु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे के जो आचार्य हैं हेमचंद ने कहा कि केवल प्रतिभा। जगन्नाथ इन्होंने कहा केवल प्रतिभा। तो अब ध्यान में रखिए कि भामह, प्रतिभा को मानने वाले कौन कौन हैं? भामह हो गए, हेमचंद हो गए और जगन्नाथ तो हैं। भामह और हेमचंद से भी खतरनाक तरीके की बात कही कि प्रतिभा के अलावा कुछ नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है, तो आचार्य जगन्नाथ, जिन्होंने रस गंगाधर नाम से एक रचना लिखी हुई थी और इन्होंने काव्य लक्षण देते हुए कहा था को ही माना है। और बाकी तीनों के बारे में कुछ कहा है और उनके नामों को चेंज कर दिया है। तो ये नाम जो चेंज किया है, खासतौर से मम्मट को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रतिभा को शक्ति का, व्युत्पत्ति को निपुणता और अभ्यास का तो वही नाम रखा था। आगे देखते हैं कि प्रतिभा आखिरकार है क्या। भामह कहते हैं काव्यम तु जायते जातु कस्य चित प्रतिभावतः। आप जानते हैं कि भामह किसको माने हैं? केवल इन्होंने प्रतिभा को ही माना है। तो ध्यान में रखिए, कहते हैं कि अर्थात किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है, ये सब में नहीं होता है। केवल प्रतिभाशाली जो होता है वही साहित्य या फिर कविता लिख सकता है, ऐसा भामह का मानना है। ठीक है, आगे जो है वामन कहते हैं, वामन की एक परिभाषा है। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को शामिल किया है। लक्षज्ञता मतलब काव्य परिचय, अभियोग मतलब काव्य रचना का अभ्यास, वृद्ध सेवा, गुरु का महत्व, अवेक्षण उचित शब्द का प्रयोग, प्रतिभा और अवधान, चित्र की एकाग्रता। तो ये 6 तत्व कौन कौन से हैं याद रख लीजिए। लक्ष्यता, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षेकण, ठीक है, प्रतिभा और अवधान। तो ये प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने रखा है। आगे जयदेव का मानना है, जयदेव ने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए लिखा कि श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में हम सामान्य रूप से ऐसे रख देंगे तो वो उस विकास नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? मिट्टी भी जरूरी है और उसके बाद पानी जरूरी है। ये तीनों को उन्होंने बीज के रूप में देखा प्रतिभा को, मिट्टी पानी को देखा है व्युत्पत्ति और अभ्यास के रूप में। तो इनका तर्क ये था। जगन्नाथ कह रहे हैं कि तस्य च कारणम कविता केवलम प्रतिभा। जैसा कि मैं बोल रहा था कि यही कहते हैं कि केवल प्रतिभा ही इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। वो अभ्यास और व्युत्पत्ति को एकदम से खारिज कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। मम्मट का कहना था कि शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याध्यवेक्षणात्। कई बार तो ये कोटेशन ही पूछ लिया जाता है कि किसका है, तो मम्मट का ध्यान में रखिए। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे, मतलब शक्ति, लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। तो यहाँ पर देखिए जोर इनका किस पे है? अभ्यास पे है, लेकिन इन्होंने व्युत्पत्ति को भी इम्पोर्टेंट दिया है और साथ में प्रतिभा को भी इन्होंने बोला है, लेकिन अभ्यास को ये केंद्र में रख रहे हैं, जिस हिसाब से जगन्नाथ इत्यादि प्रतिभा को रख रहे थे। ये जो अगला कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अगर 10 परीक्षा होती है तो 9 परीक्षा में ये आता ही आता है कि किसका कथन है? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, तो भट्टतौत का ये कहना है। और अब जानते हैं कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। इनका कहना है भट्टतौत का कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता,
अर्थ वर्ण विषय को नए नए रूप में देखने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब जो ज्ञान इंद्रिय होती है वही क्या है, प्रतिभा है। अभिनव गुप्त भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी काव्य हेतु पर विचार किया है। उनका कहना है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये कोटेशन के रूप में आप याद कर सकते हैं कि किसने कहा है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा ही क्या है, प्रतिभा है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों थोड़ा थोड़ा एक ही टाइप की बात कर रहे हैं, इसलिए कई बार परीक्षाओं में कन्फ्यूजन होने लगता है और विकल्प में ये दोनों लोग रहेंगे, तो ध्यान में रखिए, बड़ा बारीकी से इन दोनों का याद रखना है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत का है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसका है, अभिनव गुप्त का है। आगे एक बात करते हैं मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व के बीज के रूप में विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। मम्मट शक्ति को भी केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। अगले जो आलोचक हैं जगन्नाथ का मैंने बताया, सा प्रतिभा काव्य घटना कूलम शब्दोपस्थिति, काव्य रचना के अनुकूल शब्दों की उपस्थिति यानी कि सृजन क्षमता ही क्या है, प्रतिभा है। ये कहना है जगन्नाथ का। अब हिंदी के इसमें विद्वान शामिल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ठीक है, इसको काव्य हेतु के रूप में उन्होंने देखा है, मतलब कि जो अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है वही क्या है, काव्य हेतु है। आगे अन्य विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद किए हैं। आप देख रहे हैं कि प्रतिभा को कई लोगों ने मुख्य रूप से माना और फिर बाद में उसके भेद भी कर दिए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए। उन्होंने कहा कि सहजा और उत्पाद्या। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि रुद्रट ने प्रतिभा के कुल कितने भेद किए थे, तो दो। कौन कौन से भेद किए थे, तो सहजा और उत्पाद्या। उनका कहना है कि सहजा पूर्व जन्म में संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है तथा उत्पाद्या से तात्पर्य है कि इस जन्म में अर्जित प्रतिभा, मतलब दो जन्मों की इसमें बात की गई है। सहजा जो है पूर्व जन्म में है और जो उत्पाद्या है वो वर्तमान में जो जन्म है उसके लिए है, ठीक है। इसीलिए कई बार पूर्व जन्म में जो विश्वास रखने वाले हैं उनको, जो लोग टैलेंटेड होते हैं, बोलते हैं कि पूर्व जन्म का काफ़ी अच्छा कर्म किया होगा, इसीलिए ये प्रतिभाशाली है, ठीक है। राजशेखर ने भी दो भेद किए हैं प्रतिभा के, लेकिन नाम अलग अलग है, कारयित्री और भावयित्री। कारयित्री का संबंध कवि से तथा भावयित्री का संबंध सहृदय पाठक से है। यानी कि अगर कोई कवि कितना भी बढ़िया कविता लिख रहा हो, लेकिन अगर सहृदय पाठक नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं इस वीडियो लेक्चर को बता रहा हूँ, आपको काव्य हेतु समझा रहा हूँ, मैं लाख बढ़िया समझाऊँ, अगर आप इसको जल्दीबाजी में सुनेंगे या फिर आपको कहीं जाना हो और समझना या फिर उस पर विचार करना, ठीक है। वैसे आप कमेंट्स कर बताएंगे कि क्या ये मैं बात सही कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और आप सहृदय श्रोता के रूप में नहीं हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि रेडियो का ज़माना चला गया और जब मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ तो वही बार बार याद आती है कि इसी तरीके से एंकर्स भी एक छोटे से रूम में बैठकर वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि क्या मैं जब वीडियो में दिखता हुआ पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, या फिर आप लोगों को ये भी समझ में आ जा रहा है। क्योंकि जब वीडियोज लेक्चर मेरे देखेंगे, जब जिसमें मैं खुद दिखता हूँ, तो मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आपको संप्रेषित हो रही है कि नहीं बात, क्योंकि संप्रेषण काफ़ी ज़रूरी है। वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कभी अगर अच्छे कविता की हो तो कोई भी पाठक होगा वो सहृदय हो ही जाएगा, ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सारे सहृदय हैं, क्योंकि उनको मेरी वीडियोज का इंतज़ार रहता है। मैं उन सारे लोगों के दिल में धीरे धीरे जगह बना लिया हूँ। सहृदय कोई ऐसे थोड़े हो जाता है। सहृदय होने के लिए खुद कवि को भी उसी तरीके से अपना व्यवहार करना पड़ेगा, उसी तरीके से कविता लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए आप लोग। इससे पहले आप ध्यान में रखिए कि रुद्रट ने दो तरीके की काव्य प्रतिभा को माना और राजशेखर ने भी दो तरीके का माना है।
तो रुद्रट और राजशेखर दोनों का नाम र से है, तो ध्यान में रखिए। हेमचंद ने कहा कि सहजा और औषधिकी, इन्होंने भी दो तरीके की प्रतिभा माना है। तो देख रहे हैं कि लगातार प्रतिभा के जो भेद किए गए हैं वो से संबंधित है और औषधिकी का संबंध श्रम से है। सहजा का जिक्र पहले भी आ चुका है रुद्रट के यहाँ पर नया एक नाम आया औषधिकी। औषधिकी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, श्रम से, मतलब एक तरीके से अभ्यास कहीं ना कहीं जुड़ ही जा रहा है। श्रम का मतलब ये है कि बार बार किसी चीज़ पे अभ्यास करना। ठीक है, आगे बस फैक्चुअल तरीके से आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिए कि किसने क्या परिभाषा दी हुई है। काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं, किस पे प्रतिभा को, ज़्यादा विद्वान जो हैं वो प्रतिभा को मानते हैं, फिर कुछ विद्वानों ने उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बाद में अलग अलग तरीके से प्रतिभा के भेद किए गए हैं। मुख्य रूप से जो मैंने पढ़ाया उसमें से यही देखने से लग रहा है कि 2 भेद हैं प्रतिभा के। ठीक है, अब उन भेदों में आपको रुद्रट का ध्यान में रखना है, राजशेखर का ध्यान में रखना है और हेमचंद का। ठीक, तो रुद्रट का हो गया सहजा उत्पाद्या, राजशेखर का हो गया कार्यत्री भावयित्री। तो ये डिफरेंट है, तो इसको याद रखिए। राजशेखर वही हैं जिन्होंने कि काव्य मीमांसा नाम की एक रचना की थी। इसके बाद हेमचंद आ रहे हैं, तो हेमचंद एक तो रुद्रट का उधार ले लिए हैं जिसका नाम सहजा है, और दूसरा हो गया आपका औषधिकी जो कि नया है, तो उसको ध्यान में रखिए। बाकी अब हम चलते हैं व्युत्पत्ति पर बात करते हैं। विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहा जाता है, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब उसको कहीं न कहीं से अर्जित किया जाता है, जबकि प्रतिभा क्या होती है वो आपको पहले से ही मिली रहती है। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित विवेकोत्पत्ति, मतलब उचित अनुचित का विवेक ही क्या है, व्युत्पत्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि व्युत्पत्ति जो उसको। ठीक, अब अभ्यास पर चर्चा करते हुए राजशेखर, आप देख रहे हैं कि राजशेखर तीनों प्रतिभाओं पर विचार किए हैं। अभ्यास का मतलब राजशेखर ने इसे स्पष्टतः परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही क्या है, अभ्यास है। जब आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है एग्ज़ाम के पहले, तो यही कि भाई आपके अंदर प्रतिभा है, आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हैं, बुक से भी पढ़ाई कर रहे हैं, गाइड से भी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद किताबों का भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और निरंतर क्या कर रहे हैं, वो व्युत्पत्ति के अंतर्गत आ गया। और जो निरंतर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके अभ्यास के अंतर्गत। तो एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से तीनों की ज़रूरत है। अगर हमसे पूछेंगे कि काव्य हेतु की में तीनों महत्वपूर्ण है, मैं बोलूँगा कि हाँ तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रतिभाशाली लोग भी गलतियाँ कर बैठते हैं, जो जिनके अंदर व्युत्पत्ति का भाव रहता है वो भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो अभ्यास निरंतर अभ्यास करता है वो एक न दिन जरूर सफलता हासिल करता है। ठीक है, तो तीनों जरूरी है। एक अगर प्रतियोगी के दृष्टिकोण से देखें तो पाश्चात्य काव्य हेतु जो विद्वान है उन्होंने काव्य हेतु किसको माना है, अरस्तु और होरेस का मानना है कि अनुकरण से। ठीक है, कांट और हीगेल सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण को माना है। फ्रायड जिन्होंने कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था, उन्होंने एडलर ने कहा कि मानव की चिरंतर हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना क्या है, काव्य हेतु है। युंग ने माना जीवन एक इच्छा। तो इन जो पाश्चात्य विद्वान हैं इनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सोचना ही रहता है। आप जानते हैं कि जो भी पाश्चात्य विद्वान होते हैं वो संस्कृत और हिंदी के विद्वानों से अलग ढंग से सोचते हैं, वो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये काव्य हेतु के बारे में आपने देख लिया। उम्मीद है कि पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।